हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आप सभी का प्री बोर्ड हो चुका है और अब आप लोग मांग कर रहे थे सर जो है बोर्ड के लिए कुछ लाइए। तो बोर्ड के लिए मैं बना रहा हूँ पेपर 7 सेट कराऊंगा साइंस के, जिसमें कि मैंने एक अपलोड कर दिया, दूसरा अपलोड करूँगा जल्दी ही, और मैथ के 2 अपलोड कर दिए साइंस क्लास 10th के। तो उन सबको जरूर प्ले लिस्ट में जाके देख लें। और साथ में ही आपकी बेहतर तैयारी के लिए हम 1 शॉट वीडियो ला रहे हैं, जिसमें कि साइंस चैप्टर 13 हमारा पर्यावरण जो है आप सभी के सामने मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। इसके पहले के अध्याय नहीं देखे तो आप ज़रूर देखें प्लेलिस्ट में जाके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पर्यावरण, बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़रूरी कॉन्सेप्ट। तो पर्यावरण का मतलब क्या होता है, हमारे चारों ओर का जो भी आवरण होता है उसको हम लोग पर्यावरण कहते हैं। तो आप देखते हैं मेन टॉपिक इसमें पारितंत्र इकोसिस्टम क्या है। किसी क्षेत्र के सभी जीव तथा वातावरण के अजैव कारक संयुक्त रूप से पारितंत्र बनाते हैं। मतलब किसी क्षेत्र के जीव तथा वातावरण के अजैव कारक, मतलब जैविक कारक और अजैविक कारक मिल करके एक पारितंत्र का निर्माण, इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं। यहाँ पे बनाया गया है कि जो पारितंत्र होता है, इकोसिस्टम होता है, वो जैविक घटक और अजैविक घटक से मिलकर बना होता है। बायोटिक और अबायोटिक, बायोटिक माने पौधे, जंतु और सूक्ष्म जीव मानव, और अबायोटिक माने ताप, वर्षा, वायु, खनिज, मृदा, ये सभी। इसमें देखते हैं, इसमें सभी जीवों के जैव घटक तथा अजैव घटक होते हैं। आगे देखते हैं, ये घटक आपस में अन्योन्य क्रिया करते हैं और प्रकृति में संतुलन बनाए रखते हैं। आपस में क्रिया करके संतुलन बनाते हैं। पारितंत्र के प्रकार, पारितंत्र के प्रकार प्राकृतिक वर्सेज मानव निर्मित, यानी पारितंत्र 2 प्रकार के होते हैं, जो प्राकृतिक पारितंत्र यानी नेचुरल इकोसिस्टम, और मैन मेड इकोसिस्टम यानी ह्यूमन इकोसिस्टम कह सकते हैं इसको। जिसमें प्राकृतिक पारितंत्र देखते हैं, ये प्रकृति में स्वतः मौजूद होते हैं, जैसे वन है, तालाब है, झीलें हैं, ये तो क्या है, प्राकृतिक पारितंत्र में आते हैं। मानव निर्मित करते हैं पारितंत्र, इन्हें मानव द्वारा बनाया जाता है और प्रबंधित भी किया जाता है, यानी उसका प्रबंधन भी किया जाता है, मैनेजमेंट भी किया जाता है मानव के द्वारा। जैसे बगीचा मानव लगाता है, खेत, जल जीवशाला, जल जीवशाला एक स्वनिहित निर्वाह तंत्र बन सकता है अगर उसमें पौधे भी हों। आप देखते हैं इसके आगे, अगला है पारितंत्र के घटक, जैसे कि उत्पादक। तो वे जीव सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जो जीव माने सूर्य के प्रकाश में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उनको हम लोग उत्पादक यानी प्रोड्यूसर कहते हैं। ये हरे पेड़ पौधे होते हैं और नीले हरे शैवाल होते हैं, साइनोबैक्टीरिया, फाइटोप्लैंक्टन आदि, इनको हम लोग सपोषी कहते हैं। ये कार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक पदार्थ का निर्माण करते हैं। अकार्बनिक पदार्थों को किसमें बदल देते हैं, कार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं, यानी इसका शर्करा और मंड में। ये आहार श्रृंखला की नींव है, क्योंकि इन्हीं पे सब लोग टिके हुए हैं, जीव जंतु और ऊपर के सभी उपभोक्ता। आगे देखेंगे, आ गया उपभोक्ता, कंज्यूमर्स। उपभोक्ता का मतलब क्या होता है, वे जीव जो अपना निर्वाह हेतु उत्पादकों पर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से निर्भर रहते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, उपभोक्ता कहते हैं। जैसे हम सभी लोग क्या है, उपभोक्ता हैं। इन्हें विषमपोषी भी कहा जाता है। मुख्य प्रकार शाकाहारी पहला, वे केवल जो पौधे को खाते हैं, जैसे बकरी, हिरण, ये भी एक प्रकार के उपभोक्ता हैं, लेकिन ये शाकाहारी हैं। मांसाहारी है, जो जंतुओं को खाते हैं, शेर, बाघ, जैसे शेर, बाघ, ये लोग भी क्या है, उपभोक्ता है, लेकिन ये द्वितीय उपभोक्ता हैं। इसी प्रकार सर्वाहारी, पौधे और जंतु दोनों को खाते हैं, मानव, कौवा, ये भी उपभोक्ता हैं, ये आ जाएंगे तृतीयक में। और परजीवी अन्य जीवों के शरीर पर रहकर भोजन प्राप्त करते हैं, इनको हम लोग अवघटक कहेंगे। जैसे मतलब जूं है, अमर बेल है, इनको हम लोग परजीवी बोलते हैं। ठीक, अवघटक नहीं, अवघटक दूसरे होते हैं। सबसे जरूरी होते हैं अवघटक, अवघटक माने डीकम्पोजर्स। कौन होते हैं, जीवाणु और कवक, जीवाणु यानी बैक्टीरिया और कवक यानी फंजाई या फंगी जैसे सूक्ष्म जीव माइक्रोबैक्टीरिया होते हैं। कार्य इनका क्या होता है, ये मृत जीवों अवशेषों का अपमार्जन करते हैं, मृत और सड़े गले पदार्थों को खाते हैं। प्रक्रिया, जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं। ये क्या करते हैं, पुनः जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक पदार्थों में तोड़ देते हैं। इन्हें प्रकृति का रिसाइकलर भी कहा जाता है। ये सरल पदार्थ वापस मिट्टी में मिल जाते हैं और पौधों द्वारा पुनः उपयोग किए जाते हैं, और इसी प्रकार से पूरा सिस्टम चलता रहता है। महत्व इसकी, इनकी अनुपस्थिति में मृत जीवों का ढेर लग जाएगा। अगर ये नहीं होंगे अपघटक तो मृत जीवों का ढेर लग जाएगा और मृदा की प्राकृतिक पुनः पूर्ति रुक जाएगी, पुनः उस तरह की मिट्टी
उपजाऊ नहीं बन पाएगी। आगे देखते हैं आहार श्रृंखला। ये मैं वो टॉपिक कवर करा रहा हूँ बेटा जो कि वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। अगर फुल वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक डाल दूंगा, वहाँ से देख लेना। आहार श्रृंखला, फूड चेन, ऊर्जा का प्रवाह, कौन किसको खाता है। विभिन्न जैविक स्तरों पर भाग लेने वाले जीवों की एक श्रृंखला जो एक दूसरे का आहार करते हैं, उसको हम लोग आहार श्रृंखला कहते हैं। आहार श्रृंखला का प्रत्येक चरण एक पोषी स्तर या ट्रॉफिक लेवल बनाता है, ट्रॉफिक लेवल कहलाते हैं। जैसे घास हो गई उत्पादक, घास को कौन खाता है, हिरण। हिरण हो गया प्राथमिक उपभोक्ता और हिरण को खाता है शेर, तो शेर हो गया द्वितीयक उपभोक्ता यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर ये हो गया हमारा प्रथम पोषी स्तर, ये द्वितीय पोषी स्तर और ये तृतीय पोषी स्तर हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हैं ट्रॉफिक लेवल दिया गया है। तो सबसे नीचे देखोगे तो कौन है, हरे पौधे उत्पादक हैं, इनको प्रथम पोषी स्तर कहा जाता है। फिर प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी, इनको द्वितीय पोषी स्तर। फिर छोटे मांसाहारी द्वितीय उपभोक्ता तृतीय पोषी स्तर हो जाएगा, और बड़े मांसाहारी तृतीय उपभोक्ता चतुर्थ पोषी स्तर। याद रखो सबसे निचले पोषी स्तर पर जीवों की संख्या सबसे ज़्यादा होती है, तभी इसका ग्राफ बड़ा है। और फिर संख्या उसकी जीवों की घटती जाती है, तो जीवों के आधार पर ये जो है ऊपर की तरफ कम होता चला जाएगा। ऐसा होता है ऊर्जा के कारण कि ऊपर जो है ऊर्जा ही कम जाती है। तो ऊर्जा का प्रवाह और 10% का नियम लिंडमैन ने दिया था, वैज्ञानिक लिंडमैन ने, जो कि वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशिक होता है, डायरेक्शनल होता है। क्यों? क्योंकि भाई नीचे उत्पादक को जो खाएगा उपभोक्ता, उसी में ऊर्जा जाएगी, उपभोक्ता से उत्पादक में नहीं आएगी, तो एक दिशा में ऊर्जा चलती है। हरे पौधे सौर ऊर्जा का लगभग 1% भाग ही खाद्य ऊर्जा में बदल पाते हैं, ये भी याद रखना। और 10% का नियम, प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों की मात्रा का औसतन 10% ही उपभोक्ता के अगले स्तर तक पहुंच पाता है। जैसे कि अभी मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे, जैसे यहाँ पर हरे पौधों में अगर आ गई 1000 जूल ऊर्जा, तो अगले में जाएगी 100, तो अगले में जाएगी कितनी, 10, अगले में जाएगी 1 जूल। ठीक, तो ये 10% केवल पहुंचती है अगले में। अगला देखते हैं, बाकी 90% ऊर्जा ऊष्मा के रूप में पर्यावरण में चली जाती है। इसी कारण आहार श्रृंखला सामान्यतः 3 या चरण की ही रह जाती है। आहार जाल देखेंगे, फूड वेब। प्रकृति में आहार श्रृंखला सीधी नहीं होती है। देखो घास को केवल ये नहीं कि चूहा ही खाएगा, चूहे को केवल बाज ही खाएगा। यहाँ घास को खरगोश भी खा सकता है, खरगोश को सांप भी खा सकता है, और खरगोश को लोमड़ी भी खा सकती है। घास को बकरी भी खा सकती है, बकरी को सांप भी बकरी को बाज मतलब ये शेर भी खा सकता है, लोमड़ी भी खा सकती है, मनुष्य भी खा सकता है। ये सभी लोग एक दूसरे पर निर्भर हैं, तो इसी को हम लोग कहते हैं जो ये खाद्य श्रृंखला नहीं, खाद्य जाल के रूप में होता है। यह स्वयं इसलिए आमतौर पर प्रत्येक जीव 2 या 2 से अधिक प्रकार के जीवों द्वारा खाया जाता है या जीवों पर निर्भर रहता है। यह स्वयं अनेक प्रकार के जीवों का आहार बनाता है। अतः यह एक सीधी श्रृंखला के बजाय जीवों के मध्य आहार संबंध शाखान्वित होते हैं, बट जाते हैं। शाखान्वित श्रृंखलाओं का यह जाल आहार जाल कहलाता है। अब हम देखेंगे जैव आवर्धन, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। यह एक गंभीर समस्या है। आवर्धन माने बढ़ोतरी, किसकी बढ़ोतरी होती है, जो होते हैं विषैले पदार्थ, जैसे हानिकारक रासायनिक पदार्थ, जैसे पीड़कनाशी आहार श्रृंखला में प्रवेश कर जाते हैं। जैसे दवाई छिड़काव हुआ और वो फसलों में चला गया, तो फसलों में से नष्ट नहीं होता, फसल पकने के बाद उसमें अनाज में आ जाती है, और अनाज से मानव के शरीर में और मानव के शरीर में आ जाती है, जिससे कि एक बड़ी समस्या हो जाती है। ये पदार्थ अजैव निम्नीकृत होते हैं, मतलब अजैव निम्नीकृत होते हैं, मतलब अजैव मतलब जिनमें जीवन नहीं होता उसमें भी ये पहुंच जाते हैं, इसलिए ये विघटित नहीं होते हैं। ये प्रत्येक पोषी स्तर पर उत्तरोत्तर संग्रहित होते चले जाते हैं। किसी भी आहार श्रृंखला में मनुष्य शीर्षस्थ है, अतः हमारे शरीर में यह रासायनिक सर्वाधिक मात्रा में जमा हो जाते हैं। जैसे कि देखेंगे यहाँ पे पीड़कनाशी या DDT देख लेंगे, इस पानी में जब डाली जाती है उससे शैवाल खा लेते हैं, मतलब शैवाल जो हरे पौधे छोटे छोटे होते हैं उसमें पहुँच जाता है, उसको छोटी मछलियाँ खाती है तो उसमें पहुँच जाता है, छोटी मछलियों से बड़ी मछलियों में और बड़ी मछलियों से मानव में पहुँच जाता है ये धीरे धीरे, तो मानव में गंभीर बीमारियाँ हो जाती हैं। पर्यावरण समस्या, ओजोन परत। अब देखेंगे हम लोग ओजोन परत के बारे में, ओजोन लेयर के बारे में। ओजोन जो है ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनता है, और ये बनता कब है, जब मतलब पराबैंगनी किरणें ही पड़ती हैं ऑक्सीजन के ऊपर, तभी ये जो है ऑक्सीजन
बदल जाती है ओजोन में। यह एक घातक विष है, लेकिन वायुमंडल के ऊपरी स्तर में यह आवश्यक है। पृथ्वी पर यह समस्या पृथ्वी पर ये मतलब बीमारी का रूप लेगा, लेकिन ऊपर ये समताप मंडल में है तो ये परत जो है बहुत ही काम करती है, क्योंकि यह परत उस तरह काम करती है कि वो मतलब सूर्य की पराबैंगनी किरणों को आने नहीं देती है। कार्य यह पृथ्वी से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट या पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है। यूवी विकिरण मानव में त्वचा का कैंसर उत्पन्न कर सकता है। अगर ये नीचे आ गई तो शरीर पर गिरेगी, त्वचा से के कैंसर हो जाएंगे, सनबर्न हो जाएगा, मोतियाबिंद हो जाएगा, ठीक इस तरह के तमाम बीमारियां हो जाएंगी। ओजोन का निर्माण यहाँ पे दिखाया गया। O2 पे जब यूवी लाइट गिरती है तो नवजात ऑक्सीजन बन जाते हैं, और नवजात ऑक्सीजन फिर O2 से क्रिया करके ओजोन का निर्माण कर देते हैं। ओजोन परत का अपक्षय यानी डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर 1980 से वायुमंडल में ओजोन की मात्रा में तीव्रता से गिरावट आने लगी थी। मुख्य कारक क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का बनना, जैसे कि फ्रिज, एसी, कूलर से निकलने वाली गैसें। CFC का उपयोग रेफ्रिजरेटर यानी शीतलन में अग्निशमन के लिए किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय कदम 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP यूनाइटेड नेशन और इन्वायरमेंट प्रोग्राम में सर्वानुमति बनी। इसका उद्देश्य था कि CFC के उत्पादन को 1986 के स्तर पर ही सीमित रखा जाए, इसके आगे ज़्यादा CFC का उत्पादन न किया जाए। तो इसके लिए यहाँ पर एक मीटिंग हुई 1987 में। कहते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ। कचरा प्रबंधन, वेस्ट मैनेजमेंट, हमारे द्वारा उत्पन्न किए गए कचरे को दो समूहों में बांटा गया है। एक जैव निम्नीकरणीय, एक अजैव निम्नीकरणीय, एक बायोडिग्रेडेबल, एक नॉन बायोडिग्रेडेबल। वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं उनको हम लोग जैव निम्नीकृत पदार्थ कहते हैं। जिनको क्या होता है, जो पदार्थ जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। उदाहरण जैसे सब्जियों के छिलके और सूती कपड़ा, कागज, ये सब क्या होते हैं, कुछ दिनों में मतलब मिट्टी में मिल जाते हैं। ये जीवाणुओं के एंजाइम द्वारा विघटित हो जाते हैं। लेकिन अजैव निम्नीकरणीय यानी वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम में अपघटित नहीं होते हैं, ये लंबे समय तक पर्यावरण में बने रहते हैं, उनको हम लोग अजैव निम्नीकरणीय कहते हैं। जैसे उदाहरण प्लास्टिक, पॉलीथीन, कांच, ये कभी नष्ट नहीं होते हैं। अगला देखते हैं एग्जाम स्पेशल क्विक रिवीजन। तो भैया इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको। एक तो पढ़ना है पारितंत्र। पारितंत्र जो जीव और मतलब जैविक और अजैविक घटकों से मिलकर बनता है। ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशा में होता है, 10% का नियम भी इसमें लगता है। आहार जाल, अनेक आहार श्रृंखलाओं का जटिल नेटवर्क होता है। जैवावर्धन, हानिकारक रसायनों का हर पोषी स्तर पर बढ़ना। ओजोन परत हमें सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों से बचाती है। CFC इसके दुश्मन है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसके दुश्मन है, क्योंकि ये ओजोन परत में छिद्र कर देते हैं। कचरा जैव निम्नीकरणीय यानी अवघटित होने वाला, और अनिम्नीकरणीय न अवघटित होने वाले पदार्थों को मिला करके हम लोग कचरा बोलते हैं। तो साथियों, ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर इसके पहले के वीडियो जो नहीं देखे, चैनल के प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखिएगा। धन्यवाद।